ऐसा क्या हुआ है ईडी के द्वारा कांग्रेस खुशियां मना रही है? सीधा सा मामला है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा। कांग्रेस बहुत समय से ये बात कह रही है कि नेशनल हेराल्ड की टाइमलाइन है, इसको लेकर के कांग्रेस ने तमाम बार ये बोला है कि भारतीय जनता पार्टी इंटिमिडेट करने की कोशिश करती है जब जब चुनाव आते हैं। और ये बात कांग्रेस द्वारा लगातार कही जा रही थी कि ईडी का जो चार्जशीट ईडी ने फाइल की है वो बोगस है, क्योंकि उसमें कुछ भी एफआईआर अगर नहीं है तो ईडी चार्जशीट फाइल नहीं कर सकता है। तो ईडी ने प्रोसीड कैसे किया? नमस्कार, आप लोग का स्वागत है यहाँ पे। आज की बात में हमारे साथ है नीलेश समर्पित और खुशबू सिंह। आज बिना किसी चीज़ को घुमाए और डायरेक्ट हम बात करते हैं कि आज ऐसा क्या हुआ है ईडी के द्वारा कि कांग्रेस काफ़ी कुछ खुशियाँ मना रही है। ऐसा क्या हुआ है? पहले आपसे खुशबू जी। तो एक्चुअली कांग्रेस बहुत समय से ये बात कह रही है कि ये जो नेशनल हेराल्ड की टाइमलाइन है, इसको लेकर के कांग्रेस ने तमाम बार ये बोला है कि भारतीय जनता पार्टी इंटिमिडेट करने की कोशिश करती है जब जब चुनाव आते हैं या राहुल गांधी मुखरता से अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। और ये बात कांग्रेस द्वारा लगातार कही जा रही थी कि ईडी का जो चार्जशीट ईडी ने फाइल की है वो बोगस है, क्योंकि उसमें कुछ भी एफआईआर अगर नहीं है तो ईडी चार्जशीट फाइल नहीं कर सकता है। तो वही बात आज कोर्ट ने भी कह दी कि एफआईआर का कोई बेसिस है नहीं, तो कंप्लेंट के बेसिस पे ईडी की चार्जशीट को हम मान्य करार नहीं दे सकते। इसीलिए कांग्रेस आज बहुत जश्न मना रही है इस बात का, क्योंकि कांग्रेस का एक क्लेम ये भी था कि जब कोई एफआईआर हुई ही नहीं है तो फिर ईडी चार्जशीट फाइल कैसे कर सकता है। वही बात आज कोर्ट ने कही है। तो एक तरीके से जो बात कांग्रेस कह रही थी वही बात कोर्ट ने भी कह दी है। इसीलिए एक ये राहत तो मिली है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। ये ईडी का जो ये केस है, इसमें जो बताया खुशबू ने कि एक राहत मिली है बहुत बड़ी कांग्रेस की, पर ये एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी रहा है बीजेपी का। तो इसका थोड़ी सी भूमिका शुरू से बता सकते हैं, ये केस है क्या और क्यों ईडी को ऐसा रोका गया है कोर्ट के द्वारा, और कौन से कोर्ट ने रोका है? देखिए, ईडी को कोर्ट ने इसलिए इस बिनाह पर रोका है, ईडी अपराध की जांच नहीं करती। ईडी एक ऐसी एजेंसी है जो आर्थिक अपराधों की जांच करती है। और कैसे आर्थिक अपराधों की जांच करती है? जो प्रेडिकेट ऑफेंस हो। किसी भी ऑफेंस को प्रेडिकेट ऑफेंस बनाने एक्सप्लेन करिए। सीधा सा मतलब आप ये समझिए कि आपने आरोप लगाया कि इन्होंने चोरी का माल छिपाया है, तो चोरी के माल को छिपाने से पहले ये आपको तय करना होता है चोरी हुई कहाँ। तो ईडी जिस आधार पर जांच कर रही थी, जिस आधार पर राहुल गांधी या सोनिया गांधी को बार बार समन करके बातचीत कर रही थी, उसका आधार होना चाहिए था या तो सीबीआई में, अच्छा, या तो पुलिस में। सबसे पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, जो एक कानूनी प्रक्रिया है। ईडी स्वतंत्र एजेंसी नहीं है। ईडी वित्त मंत्रालय के अधीन एक आर्थिक अपराधों की जांच करने की एक एजेंसी है। एजेंसी तब काम करती है जब कोई ऑफेंस, प्रेडिकेट ऑफेंस, जैसा अभी मैंने बताया। प्रेडिकेट को थोड़ा हिंदी में समझाइए। प्रेडिकेट ऑफेंस का मतलब है कि ऑफेंस को एक प्रकार से वैलिडेट हो जाना, ये तय हो जाना कि ये अपराध हुआ है, ये गबन हुआ है, ये घोटाला हुआ है। इसमें थोड़ा सा ये जो ट्रस्ट ऑफ ब्रीच हुआ है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, ब्रीच ऑफ ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी है, ये जब तय हो जाता है तब ईडी आती है। तो उसी में वही 2014 से पहले हम ईडी का नाम ज्यादा सुनते नहीं थे। ये 14 के बाद ईडी को एक जो हवा बनाया गया ईडी का, ये क्या रीजन है? थोड़ा सा पूरे केस के बारे में आप दोनों बताना चाहेंगे। ये केस है क्या, किसने शुरुआत की? जहां तक मुझे ज्ञान है वो सुब्रमण्यम स्वामी ने किया 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने। और कांग्रेस का हमेशा एक क्लेम रहा, वो कहते रहे कि ये तो नॉन फॉर प्रॉफिट। वो भी थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में मुझे आज उसी बात को कोर्ट ने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ है। और जो सबसे बड़ी बात कि किसी थाने में या सीबीआई में इसका किसी भी प्रकार से अगर अपराध किया गया होता तो एफआईआर वगैरह कुछ होती, एफआईआर कराना चाहिए, बट एफआईआर नहीं है इस केस में। एफआईआर है ही तो ईडी ने प्रोसीड कैसे किया? जब एग्जैक्टली दिस इज व्हाट द कांग्रेस पार्टी हैज बीन सेइंग फ्रॉम ईडी ने कोर्ट के आदेश के बाद कैसे आपने आगे बढ़ा दिया? एक अदालत ने के आदेश के बाद, निचली अदालत के आदेश के बाद आप भी अगर जाएंगे किसी व्यक्ति के खिलाफ, हालांकि आज नहीं होगा, सरकार बदल चुकी है। अब अगर आप किसी के ऊपर एफआईआर कराने जाएंगे, किसी के ऊपर आप अदालत में दाखिल करेंगे कि ये फलाने आर्थिक अपराध में शामिल है, इनकी जांच होनी चाहिए, ईडी नहीं। मुझे लगता है भारत की किसी एजेंसी के भीतर हिमाकत नहीं है कि वो बीजेपी या उससे संबंधित नेता या सरकार में शामिल किसी व्यक्ति के। लेकिन इसमें भी एक सोचने वाली बात है, 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी
और देश की एक निचली अदालत ने हम्म, ये कहा कि कांग्रेस पार्टी की उस समय की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के खिलाफ जांच हो। ये भी और एक वो अपने आप हुई, में लोकतंत्र का क्योंकि एक वो डेमोक्रेसी है ना, ये डेमोक्रेसी थी ये कब उस की बात वक्त। है? ये 2014 से पहले 2014 से हाँ, पहले। ये केस 2014 से पहले वो ही जो शुरू हुआ ऑफिस था। ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं आप क्या? 2012। अच्छा, जिसमें उन्होंने अपनी मेंबरशिप से रिजाइन भी किया था, तो ऑफिस ऑफ एग्जैक्टली तब डेमोक्रेसी थी। अब जो आप ईडी की बात कर रहे हैं, तो ईडी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक डेटा है जो सरकार ने ही संसद में दिया है कि 95% जो केसेस हैं वो ऑपोजिशन लीडर्स पे हुए हैं ईडी जी। के थ्रू। तो ऐसा मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर पॉलिटिक्स में है तो सिर्फ ऑपोजिशन के लीडर्स ही कर रहे हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के भी लीडर्स होंगे ना, तो ईडी वहां पे जाके रेड क्यों नहीं कर? आज नहीं, वो तो उनका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग करप्ट ही नहीं है, तो ये तो ऑपोजिशन करप्ट है, इसलिए ऑपोजिशन अरे पे जांच बट हो रही। ईडी तो अपने स्वतंत्र तरीके से संज्ञान ले सकती है ना। ईडी ऑपोजिशन लीडर्स को ही क्यों टारगेट कर रही है? बीजेपी ये क्या, अब हर पार्टी यही कहेगी ना कि हम तो भैया नहीं भ्रष्टाचार उसमें एक करते हैं। डेटा आया था, जितने भी लीडर्स को किया गया है इसमें, उसमें से कन्विक्ट कोई भी नहीं हुआ। 9% इक्विटी 99% कन्विक्ट नहीं तो हुआ ये है परेशान उसमें से। करने का एक टूल हाँ, है। ये परेशान करने का, डराने का, यही तो देखिए, आज प्रियंका गांधी ने की भी बाइट आई ना, उन्होंने भी यही बोला कि कुछ ये लोग प्रूव नहीं कर पाए, कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है, आप वहां से पैसा निकाल नहीं सकते हो, प्रॉपर्टी इधर उधर कर नहीं सकते हो, तो फिर केस किस बात का है? देखिए- मतलब तो ये ना आप ये समझे कि केस किस बात का है। 2014 से पहले मुझे नहीं लगता कि इस देश का आम जनमानस ईडी के बारे में जानता था। जो पत्रकार थे, जो हाँ, ब्यूरोक्रेसी correct. में लोग I थे, agree. जो राजनीति को समझते थे, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी थे, वो ईडी समझते थे। हम लोग भी छोटे छोटे थे, अखबार पढ़ते थे, कभी काल ईडी का होता। मैं 2016 में जब कॉलेज में आई तब मेरे को लेकिन- धीरे धीरे करके पता चलने लगा, अच्छा ईडी, सीबीआई, आईटी कुछ होता है। लेकिन आज चाय के दुकान से लेकर भैंस चराने वाला आदमी भी जानता है ईडी क्या है। पता है क्या जानता है? वो ये जानता है कि अगर कोई नेता सरकार के खिलाफ बोलेगा, ईडी आ जाएगी। जबकि ईडी का काम ये नहीं था। ईडी का काम आर्थिक अपराधों की जांच करना था। लेकिन आज ईडी इस देश के सरकारी मशीनरी की सबसे बड़ी वो टूल बन गई है जो कहती है कि अगर सरकार के खिलाफ बोलोगे तो मैं आऊंगी। और ईडी एक मैसेंजर एजेंसी बन गई, वो मैसेज देती है, अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये ईडी की बात कर रहे हैं, मैं इसी से मैं इंस्टाग्राम पे मैं एक पोस्ट देख रही थी, आई वोंट कोट दैट पेज, बट उसने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था जिसको मैं बहुत संक्षिप्त में आपको भी बताती हूँ कि अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, इनसे हम 24 घंटे सवाल करते हैं कि आप निष्पक्ष काम क्यों नहीं करते हैं। पर अगर मैं इनकी जगह होता और मैं एक दिन निष्पक्षता से मोदी से सवाल पूछ के आता, अगले दिन मैं आके सो रहा होता और मेरे घर पे सुबह सुबह ईडी आ जाती और बिना किसी चार्जेस के मुझे उठा के ले जाती। मैं रात को भले ही सुकून की नींद सोता और मैं उससे पूछता भी कि भाई आप मुझे क्यों उठाने आए हो। मैं उसको बोलता मेरे अकाउंट में तो 7,000 रुपए हैं, आप मुझे कैसे उठा रहे हो। ईडी बोलेगी अरे तुम जेल चलो, हम तुम्हें समझाते हैं कि केस क्या है। आज के जमाने में वो अच्छा, है। एक तो सबसे इसीलिए बड़ी- जब आप पत्रकारों पर भी सवाल कर रहे हैं ना, तो आपको पता ही नहीं है। उसने ये लिखा कि आपको नहीं पता है कि वो क्यों नहीं कर पा रहे। नहीं, तो उन्हें पत्रकारिता छोड़ देना चाहिए। हाँ। अगर डॉक्टर ने तो बताया नहीं है कि नहीं पत्रकारिता पर करोगे मैं तो बता आप रही हूँ मर कि जाओगे। डर किस तरीके से सरकार बिठाने की कोशिश कर रही है लोगों के अंदर, नॉट दैट कि उनको छोड़ देनी तो चाहिए, मेरा करनी चाहिए। भाई, वो तो आज भी हम स्वतंत्र भारत में हैं, डेमोक्रेसी है जो दिखती है। हाँ। राहुल जी बोलते हैं वो बात अलग है, लेकिन हम राहुल आम जी ने जनता, तो बोला है वी आर द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी। हाँ, तो डेमोक्रेसी ऑन पेपर हो चाहे जो दिखती हो, बिना किसी सबूत के, ये 10 साल चला, 8 साल केस चल रहा है, 12 साल चला। तो ये 12 साल केस बिना, जब से बीजेपी आई है, तो इतना लंबा कैसे केस चल सकता है बिना किसी सबूत के, बिना किसी रीजन के? ये पहले आपसे मैं देखिए, इसका बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस सीधा सा मामला है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। किस अदालत की औकात है जो उनकी अर्जी पर सुनवाई न करे? आज के दौर में किस ईडी के अधिकारी को ये उसकी हिमाकत है कि जो कह दे कि अगर ऊपर का कोई आदेश आया है वो मना कर दे? किसकी औकात है इस देश में? उसको जीना नहीं है। इसी देश का एक निर्वाचन आयुक्त, जब ये निर्वाचन आयुक्तों को चुनने वाली प्रणाली बदली जा रही तो उसने लेटर लिखकर कहा कि नहीं, ये गलत प्रक्रिया है। बाद में जब वो रिजाइन देते हैं तो उनके बेटे को, उनकी बहन को, उनकी पत्नी को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है, टार्चर किया जाता है। तो कोई भी आदमी जो घर वाला है, परिवार वाला है, बच्चे वाला है, इस टार्चर को सह नहीं पाता।
तो वो सरेंडर कर दी। ये टॉर्चर वाली बात से शायद आपको एमपी के वो 2 बच्चे याद होंगे जिन्होंने राहुल गांधी को गुल्लक दी थी। उनके पेरेंट्स को, उनके दोनों पेरेंट्स ने सुसाइड कर जो लिया मनोज और क्योंकि उनको नेहा बार बार नाम था बोला जा रहा था कि आप शायद अपने मनोज और बच्चों नेहा को नाम था। भारतीय जनता पार्टी में शामिल वो आप व्यापारी सोचिए थे। कि एक बच्चा राहुल गांधी को अपनी गुल्लक दे रहा है, उसकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। तो इस देश में कौन ऐसा है जो आवाज उठा के बोल देगा कि नहीं भाई हम सच का साथ देंगे, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए। यही तो विपक्ष लगातार बात भी कर रहा है। लेकिन अब सवाल यही खड़ा होता है कि आप इससे लड़ेंगे कैसे, मतलब आगे इसका हाँ, ये एक बड़ा हाँ सवाल है एग्जैक्टली कि अब आप इससे- इससे कैसे लड़ेंगे, क्योंकि एक सरकार जो विपक्ष के नेता पर बिना किसी, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, बिना किसी प्रूफ के अगर 12-13 साल वो केस चला ले जा रहे हैं, तो आप सोचिए ना आप इससे आगे हाउ विल यू फाइट दिस फर्दर। दिस इज अ रियली बिग क्वेश्चन विच नोबडी इज आस्किंग कि अब आप इससे आगे कैसे लड़ेंगे क्या? एक चीज इसमें और है, मुझे लगता है कि ये देश की जनता को जानना चाहिए। जो ईडी विपक्षी नेताओं के यहाँ रेड मारती है, ईडी के बेसिकली 3 काम हैं। एक, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत PMLA, आप कहीं से भ्रष्टाचार करके धन उगाही करके आपके पास धन आ रहा है, उसकी जांच करना। दूसरा, फेमा के तहत, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत। और तीसरा मामला यह है कि जो भारत के बैंकों से पैसा लेकर भाग गए हैं, हाँ, उस उनकी पे- जांच करना और भारत में वापस लाना। उस पे भी आएंगे वो तो ये एक बताइए बहुत कि बड़ा आज part है। हाँ, आज इस देश में नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या से लेकर मुझे लगता है सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो पैसे लेकर भाग गए हैं। ईडी कहाँ है? एंड इफ आई ईडी एम कहाँ नॉट सोई रॉन्ग, है? अभी पार्लियामेंट में भी मोदी सरकार ने कुछ बताया है ना इसको लेकर कि हमें नहीं पता है कि कितना काला धन यहाँ से जा चुका है। उनका पिछले सबसे लोग बड़ा कुछ तो डेटा आया एक था। प्लान यही था हाँ। कि काला धन आएगा, 15 लाख लाएंगे, उस पे हम आते हैं बट पहले अमित शाह ने कह दिया था ना वो तो जुमले वो होते तो हैं, जुमला है, तो चलो। ये भी जुमला था हाँ, नीरव मोदी। नहीं, काले धन का मामला अलग है, भगोड़ों का मामला अलग है। हम्म, भगोड़ों वाला मामला नहीं उन्होंने, वो काले अच्छा, धन का ओके। मामला अलग है। अच्छा अच्छा जो भारत के ऐसे लोग जो काली कमाई अपनी स्विस बैंक में रखे, वो भगोड़े नहीं हैं, भारत में रहने वाले। मनी लॉन्ड्रिंग हाँ, काफी एनी लिंक्ड है, हाँ, वो लिंक बिल्कुल है, linked वो है, आते हैं, बिल्कुल। उस पे हम आते हैं। पहले मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने बोला पहले CBI होती थी जो एक मुख्य जांच एजेंसी होती जो जांच करती थी, तो इन्होंने CBI को ना बढ़ा के ये ईडी को पहले इतना क्यों बढ़ाया? इसका पहला कारण क्या है, अगर जो आपकी समझ में आता है, ऐसा क्या था? देखिए, 2014 से पहले फिर मैं उस बात को दोहरा रहा हूं, ईडी बहुत लो प्रोफाइल एजेंसी थी। हम लोगों के साथ इलाहाबाद में तमाम लड़के तैयारी करते थे, SSC CGL की, IAS की तमाम तैयारियां करते थे, जिनको ईडी मिलता था कोई लेता नहीं था। जो भी IAS या एलाइड सर्विसेज में जाते थे, कोई IRS बनता था, कोई ईडी डिपार्टमेंट में जाना नहीं चाहता था। लेकिन 2015 के बाद से जो लोग लड़के सिलेक्ट होने लगे, सबकी पहली प्राथमिकता है ईडी, क्योंकि वो किसी को फोन कर देंगे ना, हाँ, उसका मामला तुरंत पत्थर बन काम जाएगा। आप करना। समझ ही रहे हैं कैसे मामला हाँ, बन जाएगा। नहीं तो लेकिन मेरा ये जानना है, तो इन्होंने CBI को क्यों नहीं इस्तेमाल किया? इन्होंने इकोनॉमिक ऑफेंस को ही क्यों अब मैं पकड़ा? बता रहा हूं आपको, देखिए ईडी के जो मामले हैं, जब वित्त मंत्रालय के अधीन 1956 में ईडी बनी, तो ईडी का जो मामला है, ईडी का जो वो है, वो बहुत ही टेक्निकल है। ईडी कहाँ जाएगी, कैसे जांच करेगी, क्या करेगी, ये बहुत टेक्निकल है। CBI का मामला बहुत ये क्लियर तो है। कांग्रेस के उसमें बनी थी ना, हाँ। कांग्रेस ने खुद बनाई। जहां भी पॉलिटिकल माइलेज का मामला होता है, देखिए CBI ऐसे जांच तो करेगी नहीं। हाँ। CBI जांच करेगी तो कोई आधार होना चाहिए, करेक्ट। हाँ, कोई सबूत होना चाहिए, कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो उसकी पैरवी करने वाला होना चाहिए। ईडी में कुछ नहीं चाहिए, कोई भी बेनाम आदमी आए, आरोप लगा दे कि फला फला हो गया है। और ईडी की दूसरी जांच बात शुरू हो जाती है। दूसरी बात क्या है, ईडी के आप अमूमन देखेंगे, जैसे दिल्ली में आपको CBI का कार्यालय कहीं मिल जाएगा एक बड़ी सी जगह पर, उसका एक्सेस कोई भी व्यक्ति जा सकता है। अक्सर आपको ईडी के कार्यालय ऐसे मिलेंगे नहीं। ईडी का एक्सेस सामान्य व्यक्ति के पास नहीं होता। अगर वो खोजना भी चाहेगा तो नहीं खोज पाएगा। कहीं कैंप कार्यालय है, कहीं सेंट्रल कार्यालय है, कहीं ये कार्यालय है, कहीं वो। पर हायरार्की डिफाइन नहीं। वो जो हायरार्की है ना, उसी के चक्कर में फंसते रहते हैं। और दूसरी बात क्या है, आपने नाम सुना होगा NCB का, नेशनल करप्शन ब्यूरो, नारकोटिक्स ब्यूरो, तमाम सारी चीजें। आपने देखा होगा आर्यन खान का केस, NCB का नाम आपने उससे पहले सुना था? वो तो एक नहीं बहुत सुना। बड़ा वो केस बना था। हाँ। कुल मिला जुलाकर ऐसी एजेंसियां जो टेक्निकल मामले में जिसकी समझ लोगों को नहीं है, जिसका मामला थोड़ा सा पेचीदगी है, जो थोड़ा सा टेक्निकल मामला है, उसको ये मेन स्ट्रीम में लाएं, ताकि काउंटर ताकि काउंटर करना थोड़ा सा मुश्किल थोड़ा हो। मुश्किल हो जाए लोग आम समझ लोगों कम के है, लिए। फाइनेंस उनकी समझ मामले में पता नहीं है ना कि ये ईडी कैसे काम करता करती है, है। क्या है, कैसे प्रूफ जाएंगे, कैसे वो आगे अपनी कार्रवाई बढ़ाएगा। तो लोगों के लिए थोड़ा जैसे सा आज कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया, लेकिन 10 साल लग गए इस बात को। एग्जैक्टली। अब 10 साल तक तो एक चीज लोगों और को पता नहीं एक था चीज ना। और मैं आपको बता दूं, ईडी और CBI में एक बेसिकली और फर्क भी है।
सीबीआई के ज़्यादातर अधिकारी पुलिस सर्विस डिपार्टमेंट के होते हैं, जिसके अंदर ये मैं ब्यूरोक्रेसी को अलग डिपार्टमेंट में बांट कर किसी की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन बेसिक अगर आप साइकोलॉजी देखेंगे तो जो सीबीआई के अधिकारी हैं बेसिकली पुलिस डिपार्टमेंट के होते हैं और वो कहीं ना कहीं कम करप्ट होते हैं। वो इसके करप्शन पे भी आएंगे, इस पे दूसरे पार्ट में आएंगे। एक पॉइंट के बाद उन्हें कुछ न कुछ देना पड़ती है रिपोर्ट, उन्हें कुछ न कुछ देना पड़ता है, जबकि ईडी के मामले में ऐसी बाध्यता नहीं है। आते हैं उसमें। बस मुझे एक चीज़ ये जाननी थी कि आपने बोला कि ये मेहुल चौकसी, ये जितने भगोड़े हैं, इनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई इतने दिनों में? क्या कुछ लग रहा है कि मामला इनमें, क्योंकि इनमें बहुत सारों को मनी लॉन्ड्रिंग के केस चले हैं, उसमें शायद विजय माल्या से टॉप पे हैं, जो पॉडकास्ट बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, और यूके में बैठे जहाँ हमारी प्रत्यार्पण संधि भी है, वहां से नहीं ले पा रही है But I सरकार। don't think these cases matter to this government anymore. They used these cases to come into power, but I don't think अभी किसी को भी इस सरकार में पड़ी हुई है कि इनको वहां से पकड़ के लाना है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो खुद ऐसा तो नहीं इनके राज खुल जाएंगे, क्योंकि ये कहा गया था कि ये विजय किंगफिशर माल्या जेटली जी से मिलके पता था उनको, मिलके पार्लियामेंट में गए हैं, और इसके शायद सबूत भी होंगे। हाँ हाँ। और दूसरे जो है मेहुल चौकसी, वो तो ये तो मोदी जी के विजय साथ माल्या ने अपने पॉडकास्ट में भी ये बात कही है क्या, हाँ, कि कहिए। मैंने तो सरकार से वो नेगोशिएट करने की कोशिश की हाँ, थी मैं कि तो आप भागा मुझे नहीं था, बताओ, उनको मैं बताया भागा था, नहीं, मैं उनको बताया था। अच्छा, ये तो पॉडकास्ट में भी बोला है। सरकार कोई छोटी चीज नहीं है। अगर सरकार चाह जाए ना, इस देश में अगर सरकार वाकई चाह जाए तो एक पर्स चोरी नहीं हो सकता। अरे तो अब गोवा वालों को पकड़ के बुलाया है ना वापस, इसी सरकार ने, वो भी तो भाग गए थे ना, बट क्योंकि प्रेशर पड़ा कि आपकी सरकार के अंडर वो हादसा हुआ, वो कैसे, वो भी इंडिगो की लेकिन मुझे फ्लाइट ऐसा से। लगता है कि तो वो आए बुलाने ना से ज्यादा वापस, चर्चा, लेकिन मुझे लगता है कि बुलाने से ज्यादा चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि वो कि जब भागे इतना कैसे? बड़ा मामला हो गया वो भाग भाग कैसे कैसे गए। गए, इसीलिए। और एक नहीं भागे, मुझे लगता है 400-500 मैं जानता हूँ, जो टॉप के अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं जो भागे। बहुत 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 भाग पर गए। क्योंकि ये चर्चा आम जनता में होने लगी थी, क्योंकि उस समय इंडिगो की फ्लाइट का मसला बहुत चल रहा था और वो इंडिगो की फ्लाइट से ही भागे, इसलिए लोगों को लगा कि हमारी तो कैंसिल हो रही है, बट ये लोग इंडिगो की फ्लाइट पकड़ के भाग गए। मतलब इतनी सारी कैंसिल्ड फ्लाइट्स के बीच में इनको कैसे मिल गई फ्लाइट, तो वो मुद्दा हुआ। तो सरकार को लगा कि नहीं भाई, हम घेरे में आ सकते हैं, तो उनको बुला लिया। तो मेरा वही क्वेश्चन है कि अगर उनको बुलाया जा सकता है तो फिर ये नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, इनको क्यों नहीं बुलाया जा सकता? व्हाई कांट? दिल्ली के कनॉट प्लेस पर, ये बहुत पुराना किस्सा नहीं है, दिल्ली के कनॉट प्लेस पर विजय गोयल की शायद चेन या मोबाइल स्नैचिंग होती है और अगले ही 24 घंटे के अंदर वो बरामद कर लिया जाता है। और उसी दिल्ली में मुझे लगता है कि कनॉट प्लेस के आसपास एरिया से रोज डेली कम से कम सैकड़ों फोन चोरी होते हैं, लेकिन कई साल बीत जाते हैं, बरामद नहीं होता। क्यों? क्योंकि मामला प्रेफरेंस का है, मामला प्रिविलेज का है। बम ब्लास्ट में भी वो तो, जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें भी क्या कार्रवाई अब तक हो रही है? मामला प्रिविलेज का है, प्रिविलेज का। आज हम जब ये चर्चा कर रहे हैं, आज तारीख है 16 दिसंबर, आपको शायद याद नहीं होगा, 16 दिसंबर सन 2011 को इस देश की एक बेटी के साथ दिल्ली में गैंगरेप हुआ था, निर्भया के साथ। आज उस गैंगरेप के कितने दिन हो गए? उस समय जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ अन्ना आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन के पीछे भी निर्भया गैंगरेप की बहुत बड़ी एक भूमिका थी कि बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आज दुनिया के सबसे असुरक्षित राजधानी में दिल्ली एक है। अमेरिका कई बार जारी करता है एडवाइजरी कि प्रयास करिए आप भारत के शहरों में मत जाइए। तो ये जो जितने भगोड़े हैं ये भाग गए, तो अब आखिरी मुद्दे पे आते हैं कि इससे कांग्रेस को क्या फायदा है शॉर्ट में, इससे कांग्रेस को क्या फायदा है और इससे बीजेपी को क्या नुकसान हुआ है, और तीसरी बात कि सुब्रमण्यम स्वामी कहाँ है इसमें, अब क्या रोल है उनका, अगर आपको पता है तो? मुझे लगता है सुब्रमण्यम स्वामी का तो अब इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि बीजेपी को पता चल गया था कि ये केस खत्म होने वाला है। दैट इज वाई उन्होंने ईडी को यूज करके इस केस की टाइमलाइन आगे बढ़ाई है। सुब्रमण्यम स्वामी का अब इसमें कोई रोल नहीं है। उन्होंने एक याचिका दाखिल की, उस पर पूरा ये केस बना, जिसको बिल्कुल निराधार वो केस है पूरा अब जब बीजेपी को पता चला तो उन्होंने ईडी को इसमें बीच में घुसा दिया। तो मुझे लगता है अब सुब्रमण्यम स्वामी के तो इसमें कोई रोल है नहीं। जहां से मैं इसको देख पा रही हूँ, वहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस केस में कुछ है नहीं। अब हो सकता है बीजेपी इसको 4 साल 5 साल और इंटिमिडेट करने के लिए पार्टी को घसीट सकते हैं क्या? खींच उनको, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि दे नो इलेक्शंस तो हर साल किसी ना किसी स्टेट में आते हैं। राहुल गांधी अपनी बात मुखरता से रखते ही हैं, तो वो फंसाने के लिए, क्योंकि जब आपके मेन
मेन लीडरशिप पे इतने बड़े सवाल या केस का कोई वर्डिक्ट आने तो वाला हो तो आपके- कांग्रेस मुद्दों से भटक जाएगी। एक step एक दो पीछे दिन जाएगी। के लिए हाँ। एक दो दिन के लिए तो आप उसी मुद्दे के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। तो बीजेपी इस केस को वैसे ही यूज कर रही है। मुझे लगता है बीजेपी को भी पता है कि इस केस के अंदर कुछ नहीं है और फायदा कांग्रेस को ही है, क्योंकि कांग्रेस तो पहले दिन से ये कह रही है कि इस केस में कुछ है नहीं। उसी में जैसे 2G का केस हुआ, आखिरी में शायद माफी भी मांगी थी उन्होंने, कुछ निकला नहीं। तो क्या ये वैसा ही केस है कि बाद में तो आप 10 साल तक आप डिफेंड करते रहेंगे कांग्रेस पार्टी कि हमने कुछ किया नहीं, माहौल बनता रहेगा, वोट आप हारते रहेंगे देखिए, उसकी वजह सीधा से? सा मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार अपने विपक्ष में उठने वाली हर आवाजों को दबाने के लिए उसको एक बहाना चाहिए होता है। उस बहाने का आधार बना सुब्रमण्यम स्वामी का वो एक पिटीशन, एक याचिका। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे बदले आपने में वो राज्यसभा भी पाए थे। सुब्रमण्यम स्वामी की आप जो बात कर रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी तो बीजेपी से इतने आउट हैं कि अभी एपिस्टीन फाइल को लेकर मोदी पर भी उन्होंने निशाना हाँ। साधा था। वो तो तमाम एक- सारी हाँ। चीजें हैं। तो देखिए, मुझे ऐसा डिलीट हो लगता गया है कि वो भी। भारतीय राजनीति के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है वो जो सबसे ज्यादा अगर किसी का यूज करती है तो अपने नेताओं का, वो चाहे आडवाणी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो। और हो सकता है भविष्य में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कि भारतीय जनता पार्टी मोदी का भी यूज करके फेंक दे। चलिए इस बात पे आएंगे। आज की बात में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले एपिसोड में हो सकता है हम एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बात करें। थैंक यू वेरी मच।